मित्र, इस समय देश में एक माहौल बनाया जा रहा है नेचुरल फार्मिंग की जाए। किसानों तक ये आवाज़ें पहुंच रही हैं, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से। एक आवश्यकता ऐसी महसूस की जाने लगी है कि नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए। लेकिन जब किसान नेचुरल फार्मिंग के बारे में सोचता है तो दो प्रकार की सोच है। एक तो किसान ने मान लिया है, जैसे देश में 14 करोड़ किसान हैं, उसमें से 90% किसान ये मानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। कुछ किसान 10% नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो जो केमिकल वाला, जो आधुनिक खेती का जो तौर तरीका है, उसमें जो लिप्त हैं लोग, वो कहते हैं कि अरे यार, पागल हो गए हो क्या हैं? नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती करोगे तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। कुछ लोग खुद डर रहे हैं, कुछ लोगों को डरा दिया गया। एक आवाज़ लगाई जाती जो नेचुरल फार्मिंग के मसीहा है, जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में सोशल मीडिया में बात करते हैं, उसमें भी अधिकांश लोग कहते हैं भाई देखो, अगर नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो उत्पादन तो गिरेगा, इसलिए 1 एकड़ में करिए। दोनों चीज़ें कहते हैं, प्रारंभ करिए लेकिन 1 एकड़ में करिए, क्योंकि उत्पादन तो गिरेगा। अपने लिए करिए, अपने घर के खाने के लिए तो कम से कम अच्छा खाइए। कई प्रकार के भ्रम नेचुरल फार्मिंग को लेके हैं और किसान के जेहन में नहीं है। नेचुरल फार्मिंग के जो व्यक्ति हैं, जो नेचुरल फार्मिंग की वकालत करते हैं, उनके दिमाग में भी भ्रम है कि वास्तव में यार नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं कि नेचुरल फार्मिंग बड़ी आसानी से होगी और बिना प्रोडक्शन को घटाए होगी। बल्कि नेचुरल फार्मिंग की हकीकत, अगर पूरी हकीकत मैं समझूंगा ना बारीक नज़रों से कि व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, है क्या प्राकृतिक कृषि, तो जब मैं समझ जाऊंगा तो मैं फिर बता दूं कि किसान की पैदावार आज जितनी हो रही है उससे बहुत बहुत आगे निकल सकता है। मित्र, मैं आप एक चीज़ देखना, जब मैं शब्द किया नेचुरल का मतलब है नेचर, प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति। अब जैसे मैंने लिखा है प्रकृति, अब आपको प्राकृतिक खेती करना तो पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा। और मैं ऐसे बोलता हूँ कि खेती काहे के लिए करते हैं? खेती इसलिए तो नहीं करते हैं कि मैं मर जाऊँ, मतलब ऐसा खेती करूँ उसमें जो मैं खाऊँ, सब्जियाँ, फल, अनाज, वो खाने के बाद मैं बीमार हो जाऊँ, मुझे कैंसर हो जाए, मैं डायबिटिक हो जाऊँ, मेरा बीपी बढ़ जाए, मेरी आँख की रोशनी चली जाए, मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं, इसलिए तो नहीं करते। खेती तो मित्र जीवन का विषय है। हमको आनंद के लिए खेती करनी है, क्योंकि जीवन की जो 3 मूलभूत ज़रूरतें हैं ना, रोटी रोटी का मतलब भोजन। किसी ने कहा है भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। भूख लगेगी तो रोटी तो खानी पड़ेगी। अब प्रश्न है भोजन है कैसा? तो भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसको खाने पर हम खूब आनंदित महसूस करूं, यानी खाने में खूब बढ़िया स्वाद आए और खाने के बाद मेरा पोषण हो, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट बने, ना मुझे शारीरिक कोई बीमारी होने पाए, ना कोई मानसिक बीमारी होने पाए। ऐसा भोजन प्रकृति दे सकती है। आधुनिक कृषि तकनीकियां ऐसा भोजन नहीं दे सकती। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जो वर्तमान खेती के तौर तरीके उनको चेंज करना और प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना। तो
जो प्रकृति है वो अपने आप में एक फार्मिंग है, इसको समझना है प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? प्रा से है प्राकृतिक संसाधन, और कृति का मतलब है फार्मिंग, जो जीव जगत वनस्पतियां जगत हैं वो। खेती में मैं क्या करता हूँ? मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, गौ पालन, सुअर पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों का उत्पादन, अनाज का उत्पादन, तेलों का उत्पादन। ये क्या सारी की सारी तो वनस्पतियां हैं ना। प्रकृति जो जो वनस्पति जगत है वो और जीव जगत है उसका मैं संवर्धन करता हूँ। यानी कि धरती पर जितनी माया उसको संवर्धन करते रहना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सकुशल प्रेम पूर्वक चलता रहे, उसका नाम है नेचुरल फार्मिंग। यानी कि हम जो उगाएं उसमें कोई बाहर से सामान न लाना पड़े, कोई निवेश न लाना पड़े, और पैदावार मेरे अनुरूप, मेरे मन मुताबिक हो, और पैदावारी जो हो वो मुझको आनंद प्रदान करे। आज की खेती में किसी के जीवन में आनंद नहीं है। आज मैं क्या कर रहा हूँ, तो पहले मैं समझ लेता हूँ प्राकृतिक खेती में जैसे एक संशय है। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर देश के 14 करोड़ किसान प्राकृतिक खेती करने लगेंगे तो देश में 1950 जैसा माहौल हो जाएगा, यानी कि देश की जनता को फिर रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है मित्र, पूरी प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोटा मोटा बता रहा हूँ कि हम जब खेती करते हैं, फसल उत्पादन, पहला खेती का जो सबसे पहला है वो फसल उत्पादन। फसलों में कई प्रकार की फसलें हैं, अनाज की फसलें हैं, दालों की फसलें हैं, तेल की फसलें हैं, सब्जियों की फसलें हैं, फलों की फसलें हैं, औषधियों की फसलें हैं, मसाले की फसलें हैं। फिर इसके बाद है जंगल और जीव जंतु, पशुपालन और एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है ना, ये काम है। अब कोई भी चीज़ होगी, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे फसल, किसी भी फसल का बीज हम बोते हैं भूमि में, हम फसल का बीज बोते हैं भूमि में, ध्यान रखना। अब इसको मैं धरती माँ कहता हूं। ये मात्र शक्ति है, धरती माँ है। बीज जो मैंने डाला धरती की कोख में, तो उसको पालेगा कौन? तो जब भूमि में बीज डाला तो उसको बेसिक है, भूमि ही पालेगी। अब मैंने इस जमीन में कोई बीज डाला तो उसको धरती माँ पालेगी। लेकिन धरती माँ होती क्या है? हम बोल देते हैं नॉर्मली कि हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन, हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन, हमारे पास 50 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन तो है, आँखों से दिख रही, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है, किस दशा में है, कैसा उसको होना चाहिए, कैसी हो गई है। जब तक मुझे ज़मीन के बारे में क्लियर कट ज्ञान नहीं होगा कि सॉइल किसको कहते हैं, अगर ये नहीं पता कि भूमि मेरी कैसी है, तो आप बीज बो दिए, या बीज को बढ़ने के लिए ज़मीन के पास पोषण नहीं है। मान लो इस ज़मीन में आपने गेहूँ बो दिया, एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस ज़मीन में आपने गेहूँ का बीज डाल दिया, गेहूँ का वो बीज डाल दिया जिसकी उपज क्षमता 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अब 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर अगर गेहूं होगा तो 50-60 कुंटल लगभग भूसा होगा। यानी इस खेत से हमको 110 कुंटल शुष्क पदार्थ प्राप्त करना, 110 कुंटल। अब धरती माँ के पास 110 कुंटल शुष्क पदार्थ पैदा करने की सामर्थ्य है, तो हमको यूरिया, डीपी, जिंक, सल्फर, पोटाश की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तो पड़ रही है ना।
आज तो देश का किसान कोई भी फसल बोए, सबसे कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल मसूर जैसी फसल भी बोएगा तो उसको कहा जाता है कि भाई 100 किलो 1 हेक्टेयर में फास्फेट डालना है, उसमें इतना नाइट्रोजन मिल जाएगा, इतना फास्फेट मिल जाएगा। क्या फसल का भोजन नाइट्रोजन और फास्फेट ही है? एक तरफ तो वैज्ञानिक कहते हैं कि दलहनी फसलों में केवल 125 किलो प्रति बिस्वा या 40 किलो प्रति एकड़ फास्फेटिक फर्टिलाइजर डाल दीजिए, बस काम हो जाएगा, क्योंकि दलहनी फसलों को 20 किलो नाइट्रोजन की और 40 किलो फास्फेट की ज़रूरत पड़ती है, वो इससे पूरा हो जाएगा। एक बार तो आप वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। एक तरफ तो हमें कहते हैं फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्लाइमेट से मिल जाते हैं, बचे 14 पोषक तत्व। 14 पोषक तत्व ज़मीन से मिलते हैं। अब ये 14 पोषक तत्वों में से कमी है, तभी तो आप नाइट्रोजन और फास्फेट दे रहे हैं। नाइट्रोजन फास्फेट दे दिया, आप बच गए 12 पोषक तत्व जमीन में नहीं है, कमी है, लैग कर गए। इसीलिए भोजन में स्वाद नहीं है और इसीलिए भोजन में पौष्टिकता नहीं है। अब आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, सल्फर नहीं है, कॉपर नहीं है, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, बोरोन नहीं है। हमने नाइट्रोजन फास्फेट दे करके वेजिटेटिव ग्रोथ को थोड़ा बूस्टअप कर दिया। अब चना पैदा हुआ, गेहूं पैदा हुआ, जो भी पैदा हुआ, अब उसमें टेस्ट वैल्यू नहीं है और उसमें पौष्टिकता भी नहीं है। अब वो हम लोग खा रहे हैं। तो मैंने कहा था भोजन हम खाते हैं कि मैं हेल्दी रहूं, मेरा मन प्रसन्न रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। अब जो मैं खाया उसमें बहुत सारी चीज़ों की डिफिशियंसी है, तो हमारे अंदर बीमारियां आ गई। ठीक है ना? तो मित्र, हमको चाहिए कि हम गेहूं किसी भी भूमि में जो भी फसल बोऊं, उसकी जो वैरायटी की, जो बीज की उपज क्षमता है, पूरी की पूरी मिले और हमको बाहर से कोई भी पोषक तत्व ला के न डालने पड़े। इसके लिए क्या करना है, हमको जो ये भूमि है, भूमि में ह्यूमस बढ़ाना है। ह्यूमस को हम जीवांश कार्बन भी कह देते हैं। जब आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो लिख के आता कि आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3% है। ये देश का एक एवरेज है। कमोबेश कहीं 0.2 है, कहीं 0.3 है, कहीं 0.4 है। होना कितना चाहिए? ये जमीन में मिनिमम कम से कम 1% से अधिक होना चाहिए। जंगलों में यही ह्यूमस 2-2.5-3% है। इसीलिए वहाँ पर किसी भी वनस्पति को पानी की, उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना वहाँ पर कोई बीमारी लगती, ना वहाँ पर कोई कीड़ा लगता है। अब समझ लीजिए, आज की तारीख में हर किसान की समस्या, जैसे मेरी 25, 30, 40 लोगों से रोज़ाना बात होती है, उन किसानों के विचारों की नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। सब पूरे देश का किसान खेती में सफ़र कर रहा है, यानी प्रॉब्लम में है। पूरे देश का किसान, उदाहरण उसका क्या है कि किसान कर्ज में डूबा है। कल एक सज्जन आए थे दमोह से, 25 एकड़ का किसान था, जीवामृत लेने आया। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे ऊपर कर्ज कितना है? तो उसने कहा साहब 9 लाख का कर्जा है। मुझे तकलीफ होती है, रोना आता है। कई साल से खेती कर रहे? बोला 20 साल से साहब, पिताजी के मरने के बाद मैंने संभाल लिया। 25 एकड़ का फार्मर्स है, उसकी ज़मीन 10 लाख रुपए एकड़ है, यानी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी फंसाने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद वो 10 लाख के 9 लाख के कर्जे में है। ये विषय चिंता का विषय, इसमें हर बुद्धिजीवी को सोचना पड़ेगा और किसान को भी सोचना पड़ेगा। और कुछ ज़्यादा बात नहीं है, बात सोच केवल है प्रकृति की। तो प्रकृति का पहला मैंने चीज़ बता दिया कि प्रकृति में सबसे पहले ज़मीन आती है, धरती माँ आती है।
खेती का संपूर्ण दारोमदार धरती के ऊपर ही है, धरती की अनुकंपा पर ही है। धरती जितनी अच्छी है उतना ही आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा और बगैर लागत के होगा। अगर मैं धरती में 1% कार्बन बना दूं, ह्यूमस 1% हो जाए मेरा, तो आप समझना इतना होने के बाद अब फसल को किसी भी रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी फसल को अगर जमीन में 1% से अधिक ह्यूमस हो गया है तो कोई भी फसल बोले ना, आपको किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1% जब मैं ह्यूमस की बात करता हूं तो ह्यूमस का मतलब 2 शब्द मैंने अभी लिखे थे यहाँ पर। जीवांश कार्बन, आज जैसे मिट्टी की जांच हुई 0.3% तो लिखा जाता है जीवांश, मिट्टी की जांच में लिखा होता जीवांश कार्बन। सत्य क्या है मित्र, दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में जीवांश की जांच नहीं होती, केवल कार्बन की जांच होती है। लेकिन शब्द ऐसा लिखा जाता है जीवांश कार्बन। जीवांश तो एक वो पदार्थ है कि जब उस खेत में सूक्ष्म जीव होंगे, यदि किसी खेत में सूक्ष्म जीव की समस्त प्रजातियां उपलब्ध हैं तो वो इस कार्बन को अपना भोजन बनाएंगी और संख्या बढ़ाएंगी और मरेंगी। जब मरेंगी तो मरी हुई इकाइयों को कहते हैं जीवांश। फसलों का बेसिक भोजन ये, जो आपने फसल बोई है ना खेत में, उसका बेसिक भोजन है जीवांश। और जीवांश कहाँ से आया? जीवांश आया कार्बन से। और कार्बन एक वो पदार्थ है जिसमें 17 के 17 पोषक तत्व हैं, यानी कंप्लीट भोजन है। अभी क्या है, अभी जो हमको रिपोर्ट में मिला कि जीवांश कार्बन 0.3% है, उसका एग्जैक्टली चीज़ ये कि वहाँ पर जीवांश तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड के डालने से, लगातार प्रयोग से जीवाणु तो मैंने ख़त्म कर दिए। ना केंचुआ है, ना दीमक है, ना गुबरैला है, ना सूक्ष्म जीव है। कार्बन है, बेसिक कार्बन है, लेकिन कार्बन फसलों के भोजन के रूप में कन्वर्ट हो, इसके लिए कोई वहाँ जीव नहीं है। क्योंकि मैंने बोला आधुनिक कृषि तकनीकियाँ ये सब जानती हैं, हर साइंटिस्ट को पता है, सॉइल साइंस जितना भी पढ़ी है सबको पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अभी क्या हुआ कि पेस्टिसाइड डाल करके मैं सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर दिया। भारी भरकम ट्रैक्टर, 3-4 टन के ट्रैक्टर चला करके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर दिया। अब जहाँ बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वीक हो गई, वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बनने का तो कोई सपना दूर दूर तक देखे ना। इसलिए मैं इसमें बहुत फसल उगाता हूँ तो मैं यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर का सहारा लेता हूँ। अब मित्र, हमको केवल इतना समझना है, हमें घटनाएं कितनी घट रही हैं। अगर मैं इस विषय को नहीं समझा कि प्रकृति क्या होती है, प्राकृतिक खेती क्या होती है, तो हम किसान की जो फसल की उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत वो बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। छोटी मोटी मात्रा में नहीं बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? अगर कोई किसान 1 लाख रुपए की फसल बेचता है तो बताता है कि साहब 70,000 रुपये मेरे निवेश में चले गए, बचे कितने? 30,000। और इसमें बताता है साहब इसमें मैंने अपना श्रम, अपनी लैंड का जो फीस है वो कुछ भी नहीं जोड़ा। एक आज देश में औसत होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम बची है। एक किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है एवरेज में। वैसे तो 1.5 एकड़ का ही किसान बचा है, क्योंकि बहुत सारी होल्डिंग बड़े बड़े फार्मर्स के पास है।
अब 1 हेक्टर के किसान ने अगर 1 लाख की फसल बेच ली और 70,000 खर्चा कर दिया, उसको 30,000 रुपये बच गया, तो इसमें 5 फैमिली मेंबर हैं। 5 फैमिली मेंबर को वर्ष भर काम करना है। कैसे? अब मित्र, पोजीशन तो यही है, बेचारा कर्जा ले लेता है, फिर वो चुका नहीं पाता है, फिर यही उसके साथ चला करता है। कष्ट में है, तकलीफ में है, दुख में है, पीड़ा में है क्या कि इसकी सबसे पहली पीड़ा तो इसकी ज़मीन को पीड़ा थी। ये पीड़ा यहाँ से नहीं आई, डायरेक्ट ज़मीन पीड़ित थी, इसलिए किसान को पीड़ा हुई, इसलिए उसने फर्टिलाइज़र डाले, इसलिए पेस्टिसाइड डाले, तो कंज्यूमर तक माल गया, तो वहाँ भी पेस्टिसाइड के और फर्टिलाइज़र के रेजिड्यू पहुँचे उसके शरीर में। एक तो पोषक तत्व, 12 पोषक तत्वों का अभाव हो गया उसके भोजन में, दूसरा इसमें पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट चले गए। अब ये देश का 140 करोड़ लोग सोचते हैं कि मैं हेल्दी रहूं, तो मेडिकल साइंस तो आपको हेल्दी नहीं रख सकती, क्योंकि बीमारी का जो कारण है वो जिंदा है। मित्र, है क्या नेचुरल फार्मिंग में? नेचुरल फार्मिंग अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं समझा आज इस विषय को, तो ये मान लीजिए कि फिर आने वाली पीढ़ियों को नर्क भोगना पड़ेगा। तो हम पर अपराध बोध होगा कि भाई हमारे माता पिता क्या करके चले गए, कि साहब हमको ज़मीन में बंजर करके चले गए, ज़मीन का पानी लूट के चले गए, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म करके चले गए। प्रकृति में कितनी चीज़ें हैं, आपको मोटा मोटा समझना है। प्रकृति में ज़मीन है जिनका मुझे मैनेजमेंट करना है, इतनी चीज़ें समझनी। ज़मीन और ज़मीन की उर्वरता, जल यानी गांव में जलाशय हो या ज़मीन में जल हो, तो ज़मीन जब फर्टाइल होगी, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत रिच होगी, तो ज़मीन में पानी होगा। जंगल, जंगल का मतलब है ज़मीन नंगी ना हो, ज़मीन के चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष हों। आप फल वाले भी लगा सकते हो, छाया वाले भी लगा सकते हो, लकड़ी वाले भी लगा सकते हो, लेकिन अगर बैरल लैंड है आपकी 5 एकड़, तो आप समझ लीजिए प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। दूसरा है जीव, जिसको मैं जैव विविधता भी कह सकता हूँ। केंचुआ हो, मेंढक हो, तितली हो, मधुमक्खी हो, चिड़ियाँ हों। तो जमीन, जल, जंगल एवं जीव, इन चारों चीज़ों को मैं अपने दिमाग में रख करके खेती करना है हमको, कि ये बनी रहे। और देखिए खेती किसकी कर रहे हैं। जंगल, जंगल मतलब वृक्ष हो गए, जैसे मैंने कहा फल उत्पादन, वानिकी, यही फसल है कहाँ? सारा का सारा दारोमदार जमीन और जल के ऊपर है। जल नहीं है तो फसल नहीं है, जमीन अच्छी नहीं है तो फसल कमज़ोर है। तो फार्मिंग जब हम करते हैं, फार्मिंग जो शब्द है ना, फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब होता है नाना प्रकार की वनस्पतियों का संवर्धन और नाना प्रकार के जीवों का संवर्धन। यहाँ ट्रेडिशनल जीव हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। केवल चना बो दिया, गेहूँ बो दिया, धान बो दिया, तो इसलिए किसान घाटे में है, क्योंकि हर फसल की प्रोडक्शन कास्ट बहुत बढ़ गई और केवल गेहूँ है या केवल और केवल धान है। जब मैं कहता हूँ जल का ध्यान रखना, चूँकि प्राकृतिक खेती में मुझे अपना लाभ लालच छोड़ देना, मुझे तो प्रकृति के वैभव को सजाना है। प्रकृति का वैभव क्या है? ये जल, जंगल, जमीन, जीव, और हम जन हैं, हमको इसका मैनेजमेंट करना है। मित्र, एक बात समझ लेना कि आज जैसे कोई कहता है मेरे खेत में निमेटोड्स, मेरी फसल में साहब इतना भयानक निमेटोड्स है कि मैं उबर नहीं पा रहा हूँ। अभी आज एक किसान का फ़ोन आया कि साहब मेरे टमाटर पूरा सड़ गया, इसका उपाय बताइए। मैं क्या बताऊँ उपाय? सारी की सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती ज़मीन से। अगर ये ज़मीन मेरी रिच है, धरती माता मजबूत है, बहादुर है, स्वस्थ है, भूमि स्वस्थ है, तो समझ लेना
भूमि स्वस्थ थी और मैंने इसमें कोई फसल बोई तो फसल भी स्वस्थ होगी, ये तय मान लीजिए। और फसल, स्वस्थ फसल का अनाज खाएगा इंसान और भूसा खाएगा पशु, तो ये मनुष्य भी स्वस्थ होगा और पशु भी स्वस्थ होगा। मित्र समझ लेना, मैं बहुत कटु सत्य बोलता हूँ, कई बार मुझे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जो फसलों के उत्पादन में लगने वाले निवेश, मनुष्य की हेल्थ के लिए बनाई जाने वाली नाना प्रकार की फार्मास्यूटिकल्स में बनने वाली दवाएं, सप्लीमेंट्री फूड, एनिमल के क्षेत्र में इसके लिए सप्लीमेंट्री फूड और इसके लिए दवाएं, ये सारा कारोबार क्यों चल रहा है? ये ह्यूमन हेल्थ के में काम करने वाले, एनिमल हेल्थ के लिए काम करने वाले, क्रॉप हेल्थ के लिए काम करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, वो एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूं कि वो नहीं चाहती कि किसान इस धरती माता के स्वास्थ्य के सत्य को जाने। तो डराते रहते हैं लोग, आप आगे बढ़ते रहते हो, आपकी कोई भी समस्या समाधान नहीं होती। जैसे मैं बोलूं, किसी फसल में कोई बीमारी लग गई, समझना आप बात को, बीमारियां मित्र 80% बीमारियां भूमि जनित होती हैं। मतलब किसी किसान ने मिर्च लगाई तो मिर्च में जितने भी प्रकार की बीमारियां, उनका पैथोजन इस जमीन में है। अगर जमीन में जीवाणु होते तो देखिए प्रकृति का, जैसे मैंने बोला जंगल में कोई बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जंगल में लाभदायक जीवाणु हैं। तो प्रकृति की व्यवस्था देखिए, जो मैंने कहा था कि हानिकारक और लाभदायक, क्या विज्ञान है? भूमि जनित बीमारियों के जितने भी पैथोजिन हैं, अगर यहाँ पर जीवामृत के लाभदायक जीवाणु चले गए, लाभदायक जीवाणु, मैंने अगर किसी भी फसल के बोने के 30 दिन पहले, गारंटी ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग, लाखों किसान इस नुस्खे को आजमा चुके हैं। लोग कहते हैं पपीता में ये बीमारी, सेव में ये बीमारी, टमाटर में ये बीमारी, अश्वगंधा में ये बीमारी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर जमीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं तो आप समझ लीजिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स, ये निगेटिव पैथोजन जितने भी थे ना, इसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इन पर वो कंट्रोल बना लेते हैं और बीमारी फसल में आती ही नहीं है। लेकिन अगर लाभदायक जीवाणु नहीं है और मिर्च में कोई बीमारी लग गई तो देश के अधिकांश किसान जिनसे मेरी बात होती, मैं रोज़ कहता हूं कि जब वो कोई कहता है साहब टमाटर में ये बीमारी लग गई, तो हमने कहा कि आपने प्रयास तो किया होगा ना बीमारी से बचने का। बोले अरे साहब, बाज़ार में जितने भी प्रकार के फंजीसाइड थे सब मैं डाल के देख चुका और मेरा 30,000 रुपया चला गया और बीमारी नहीं गई। बीमारी जाएगी भी नहीं मित्र, क्योंकि ये तो बीमारी ज़मीन से आ चुकी है। तो बीमारी के जो पैथोजन है पूरे मिर्च के पौधे के सिस्टम में व्याप्त हैं, ऊपर से फंजीसाइड डाल के क्या फ़ायदा? कोई भी एग्रीप्रेन्योर किसान को नहीं कहता कि ये वाली बीमारी अब ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर वो कह देगा तो वो 2,000 5,000 की जो दवा लेने वाला था नहीं लेगा। तो यहाँ तो सबको अपनी अपनी बिजनेस का सवाल है, किसी के कष्ट का चिंता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर जीवामृत 1 महीना पहले गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी फसल में भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी, नहीं आएगी, दावे के साथ कहता हूँ। अब अगला, किसी ने कहा साहब मेरे इस फसल में कीट बहुत है। कीट की भी कहानी क्या है? जंगल में कोई कीट नहीं है, हमारी फसल में क्यों कीट है? क्योंकि आपकी फसल में जो यन है ना, यूरिया, क्योंकि बहुत सस्ती है, 265 रुपए की बोरी मिल जाती है, तो दबा के लोग डाल रहे हैं। जिस क्रॉप में नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ा देंगे ना आवश्यकता से अधिक, उस फसल में कीट लगेगा, 100% लगेगा, और उतनी स्वादिष्ट है उस कीट के लिए, वो इतनी फसल बेहतर लगती है। आप डालते रहिए इंसेक्टिसाइड।
कई बार इस कीट को मारने के लिए मैंने इंसेक्टिसाइड डाला और मर गया। मान लेते हैं आपने बहुत तगड़ा इंसेक्टिसाइड डाला और मर गया, लेकिन आपके 4,000, 10,000, 15,000 रुपये चले गए ना, नंबर एक। नंबर दो, ये जो कीटनाशक आपने सिस्टेमिक डाल दिया, और सिस्टेमिक से ही मरते हैं। कांटेक्ट पॉइजन से इनका सहनशीलता इतनी हो गई, कांटेक्ट पॉइजन से अब कीट मरते नहीं हैं, इसलिए किसान को सिस्टेमिक डालना पड़ता है। और सिस्टेमिक का मतलब पूरे सिस्टम में चला जाना। वो जो इंसेक्टिसाइड डाला था, टमाटर लगाया, मिर्चा लगाया, बैंगन लगाया, पपीता लगाया, जो भी लगाया उसके सिस्टम में चला गया, उसके फल में भी आ गया। तो क्या हुआ कि मेरे भोजन में चला गया। तो कहते हैं कि आपके पैसे भी गए और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो क्या मैंने बोला कि फसल की उत्पादन लागत बढ़ गई, क्योंकि एक तो उर्वरकों से बढ़ गई, ज़मीन में जीवांश नहीं है तो पोषक तत्व तो नहीं सप्लाई कर पा रही, इसलिए मुझको रासायनिक उर्वरक देने पड़े। दूसरा, बीमारी लग गई तो फफूंदनाशक डालना यहाँ बढ़ गई। कीड़ा लग गया तो कीटनाशक डालना पड़ा, यहाँ बढ़ गया। खरपतवार लग गया। अब जैसे मैं कहता हूँ, घास को कभी मत मारना, घास तो माँ पार्वती है, घास तो एक प्रकृति की व्यवस्था है। जो व्यक्ति घास को मारेगा वो प्राकृतिक खेती कैसे कर पाएगा। मित्र, प्राकृतिक खेती का मैंने वो सिद्धांत बताया कि मुझे प्रकृति की किसी भी व्यवस्था को नष्ट नहीं करना। ध्यान रखना, प्रकृति की किसी भी इकाई को नष्ट करना एक बहुत बड़ा ईश्वरीय अपराध है। समझ लेना, एक मानवीय अपराध होता है, एक ईश्वरीय अपराध होता है। ईश्वर की रचनाओं को मनुष्य जब मारता है, नष्ट करता है, तो ईश्वरीय अपराध है। चाहे ज़मीन की फर्टिलिटी का नष्ट करें, चाहे ज़मीन के नीचे के पानी का दोहन करें, चाहे जंगल का दोहन करें, चाहे किसी इंसेक्ट को मारें। जब भी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इकाई को नष्ट करने का काम शुरू करते हैं, तो ये समझ लीजिए प्रकृति का सिस्टम खराब हो जाता है। अब जब प्रकृति का सिस्टम खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ती हैं। अब बीमारी जो आ गई, अब जो समस्याएं खेती में आ गई, वो लाइलाज समस्या है। और 50 सालों से जो केमिकल फार्मिंग का स्वरूप है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मिला कुछ नहीं। मिला क्या? किसान कर्ज में डूबा। मिला क्या? ज़मीन बंजर हुई। मिला क्या? बायोडाइवर्सिटी नष्ट हुई। मिला क्या? ऐसी बीमारियां मिल गई इंसान को जिनका कोई इलाज नहीं है। हम सारे देश के किसानों से अनुरोध करते हैं, पंजाब को देख लो, हर घर में मतलब हर 5वां 6वां आदमी कैंसर का मरीज है। जब हरियाणा जाएंगे तो वहाँ भी 10वां 12वां आदमी कैंसर का पेशेंट हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, वहाँ भी 15-20 लोगों में एक व्यक्ति जो है 20वां 30वां आदमी कैंसर का मरीज है। और आधुनिक खेती जहाँ जहाँ चरम पर पहुँची है, चाहे गुजरात के कुछ इलाके हों, चाहे महाराष्ट्र के कुछ इलाके हों, चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हों, जहाँ भी खेती में चमत्कार हुआ है वहाँ पर बीमारियाँ बढ़ गई, ज़मीन बंजर होने की कगार पर आ गई। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मतलब किसान ऐसी दुविधा में फंसा कि ये करें कि ये ना करें, ज़मीन को स्वस्थ करें कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। अगर फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं तो फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, अगर कोई पेस्टिसाइड नहीं डालूँगा तो मेरे घाटा हो जाएगा। तो ये दुविधा है उसको कि वो आधुनिक तौर तरीक़ों को फॉलो कर रहा है। तो क्या हुआ? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कौन सा किसान अमीर बना है? जैसे सोशल मीडिया में हम रोज़ देखते हैं कि वो किसान आया, वो इंजीनियर था, वो वकील था, वो ऐसा था, वहाँ से नौकरी छोड़ के आया, 4 एकड़ में शुरू किया, 3 साल में 30 करोड़ कमा लिया। इस प्रकार के सपने दिखा दिखा करके लोग अपना प्लांटिंग मटेरियल बेच रहे हैं, अपने निवेश बेच रहे हैं। नतीजा, कंक्लूजन केवल मेरा एक है, अगर ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती, देश में खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया, तो फिर किसान कर्ज में क्यों है? मैं कहता हूँ किसान भाई, तुम अपनी देखो ना,
तुम तो कर्ज में डूबे हो। और कर्ज से निकलने का एक ही मार्ग है क्या, कि हम आज से संकल्प लेंगे कि अपनी ज़मीन में करना क्या, 2-3 काम करने हैं। इस ज़मीन ने जो पैदा करके दिया, उससे जो फसल अवशेष मिला, जो भी मिला फसल अवशेष, कुछ तो मिला होगा, इसको जलाएं नहीं, इसको बेचें नहीं, इसको फेंकें नहीं। चूंकि ये पदार्थ जो अवशेष है यही कार्बन है। जब जमीन में कार्बन की मात्रा, यही कार्बन की मात्रा बढ़ा सकता है, अदरवाइज 14 करोड़ किसान कहाँ से गोबर की खाद, कहाँ से कंपोस्ट खरीद के लाएंगे। तो फसल अवशेष का सही इस्तेमाल करना। दूसरा, अब ये फसल अवशेष अगर जमीन में डाल दिया तो यहाँ पर जीवाणु होने चाहिए। ये फसल अवशेष वर्षा ऋतु में जब नमी रहेगी तो ये कार्बन बनेगा, जब कार्बन बनेगा फिर जीवाणु होंगे तो उस कार्बन को ग्रहण करेंगे और ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, यानी जीवांश की मात्रा बढ़ेगी। अब ये जो जीवाणु हैं इनके रोल कितने हैं देखिए आप। ये जीवाणु ऐसा नहीं है कि केवल जीवांश बना रहा है, ये जो जीवामृत के लाभदायक जीवाणु, इनके फंक्शन देखिए जीवाणुओं के। ये मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, हर प्रकार के जो आपने केमिकल डाला है ना खतरनाक, उस मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करते हैं। जो अनसोल्युबल, अघुलनशील, फास्फेटिक फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं यार, सुना होगा कि वैज्ञानिक खुद ही गोष्ठियों में बताते हैं कि भाई किसान भाइयों, जो आप फास्फेटिक फर्टिलाइजर देते हो उसकी 30% मात्रा क्रॉप लेती है, 70% मात्रा वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाती है। एक किसान पिछले 20 साल से 100 किलो 100 किलो 100 किलो 100 किलो फास्फेट दे रहा था। उसने 1 हेक्टेयर में कितना फास्फेट दे दिया? 20 कुंटल दे दिया। अब उसकी फसल में उपयोग कितना आया? 6 कुंटल आया। बच कितना गया? 14 कुंटल बच गया। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, अब अगर इस साइंस से भी चलें, देश का किसान अगले 40-50 साल तक फास्फेटिक फर्टिलाइजर नहीं डालेगा, केवल वो जीवाणु को इनाकुलेट कर दे, तो ये फास्फेट धीरे धीरे घुलनशील साल दर साल दर साल दर साल 40 साल तक कवर करेगा। ये भी इसकी जीवाणुओं का एक काम है कि अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाता है। दूसरा, ये जो कार्बन पड़ा है जमीन में, कार्बन, तो कार्बन को खा करके ये जीवांश बनाता है। बनाता क्या, बेचारा मरता है तो बन ही जाता है। ये जीवांश ही हर फसल का मुख्य भोजन है। तीसरा काम क्या है, ये जितने भी निगेटिव पैथोजन हैं फसल में रोग फैलाने वाले, उनको कंट्रोल करता है। तो देखिए कितने काम हैं इसके। एक तो फास्फेट नहीं डालनी, कार्बन को खाएगा, जीवांश में बनाएगा तो आपके भोजन में स्वाद आएगा, पौष्टिकता बढ़ेगी। तीसरा, फसल में कोई बीमारी ये नहीं लगने देगा। जमीन हेल्दी है तो किसान हेल्दी है, फसल हेल्दी है, दुनिया हेल्दी है। और अगर ये धरती माता हेल्दी नहीं है, अगर ज़मीन देश की, जैसे कई बार हमारे नेता लोग बोलते हैं, बोलो धरती माता की जय, बोलो भारत माता की जय, मुझे हंसी आती है उनके इस, मतलब इस बात पर, कि उन्होंने कभी सुना है, उन्होंने कभी सोचा है कि धरती माता क्या होती है, भारत माता क्या होती है। भारत माता कोई होटल की बिल्डिंगें नहीं है, ना मेट्रो है, ना 4 लेन है। भारत माता का मतलब है ये 140 करोड़ लोग जिस भारत माता में उगे हुए भोजन को खाता है, वो भारत माता की जय। कब जय? जब इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़े, जब इसमें कार्बन की मात्रा बढ़े, जब इसके जीवाणु जिंदा रहें। और इस धरती का प्रोटेक्शन कौन है? मैं कई बार कहता हूँ मित्र, इस धरती को जो प्रोटेक्शन देने वाली हैं वो वनस्पतियाँ ही हैं। मैं एक बार बोलता हूँ कि धरती शिव है, फिर यहाँ आध्यात्मिक बात शुरू हो जाती है तो लोग कहते हैं आप खेती बताते बताते आध्यात्म पर क्यों हैं। धरती शिव है,
वनस्पतियाँ माँ पार्वती है और सारे जीव जो भी 64 लाख जीव बचे उनका लालन पालन ये वनस्पतियाँ या माँ पार्वती ही करती है। और माँ पार्वती को कौन पालता है? शिव पालती है, यानी धरती की फर्टिलिटी पालती है। ये दूसरे एक दूसरे के, शिव और माँ पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए लिखा गया है कि शिव अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर का मतलब अगर किसी ज़मीन को हम ऐसे काट दें वर्टिकल, तो नीचे जो का हिस्सा है वो शिव है, ऊपर जहाँ से हरियाली शुरू होती है वो माँ पार्वती है। मित्र, प्राकृतिक खेती में माँ पार्वती और आदि पिता सदाशिव को कंसीडर करना, इसी की मैं खेती करता हूँ। अब हमने एक ज़मीन में पार्वती ही तो बोई थी, चना हो, मटर हो, मसूर हो, टमाटर हो, हल्दी हो, मिर्चा हो, औषधि फसल हो, वो सब माँ पार्वती है। अब मित्र एक आगे और छोटी सी कहानी बताता हूँ। आजकल कहते हैं हमको, जब बीमार होते हैं तो बोले अश्वगंधा खाओ, मुलैठी खाओ, हींग खाओ, ये खाओ, वो खाओ, आयुर्वेद। अब किसी ने कहा जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन को उबाल करके पीने से अमुक 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 बीमारियां ठीक होती है। मैं कहता हूँ नहीं ठीक होती, आज नहीं ठीक हो रही। कारण क्या है? ये इतनी बड़ी अज्ञानता है कि ये जीरा, ये सौंफ, ये मेथी, ये अजवाइन जहाँ बोई गई थी वो धरती माता, ये माँ, ये हेल्दी नहीं थी। जब ये माँ ही हेल्दी नहीं थी तो ये जीरे में, सौंफ में, मेथी में, अजवाइन में मेडिसिनल वैल्यू कहाँ से आएगी? इतना बिगड़ चुका है एनवायरनमेंट, इतना बिगड़ चुका है हमारा सोचने का नज़रिया। इसलिए मित्र, मैं कहता हूँ अधिकांश की लालच छोड़ो, जीवन बचाओ। मतलब धन का लालच छोड़ करके जीवन बचा लो, बहुत बड़ी बहादुरी है। क्योंकि इस धन के लालच में आपका जीवन नहीं बचने वाला, और आप बीमारी में जीवन काट भी लिए तो आपके बच्चों को तो ये भी नहीं नसीब होने वाला जो आपको नसीब हो रहा है। मुझे उम्मीद है ये प्राकृतिक खेती का विषय आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।